हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज। हम इस वीडियो सीरीज के जरिए जम्मू कश्मीर पीसीएस एग्जामिनेशन का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का जो पेपर है उसको डिस्कस कर रहे थे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पेपर फर्स्ट एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द पेपर सेकंड ऑफ जे&के पीसीएस एग्जामिनेशन। ठीक है, पेपर फर्स्ट के अंदर हमने जो जनरल पर्सपेक्टिव है जो पेपर को पढ़ने का क्या होना चाहिए, कैसे आपको जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने चाहिए, किस तरह से स्ट्रक्चराइज करना चाहिए एंड आपकी फर्दर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन चीज़ों को, इन बिंदुओं के ऊपर हमने कुछ डिस्कशंस किए थे और वैसे ही डिस्कशंस हम आज की वीडियो के अंदर एप्लीकेट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, रामापिथिकस। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रामापिथिकस। नाउ सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दी दिस क्वेश्चन। जो पहली इंपॉर्टेंट थिंग चीज है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रामापिथिकस फॉसिल्स एंड इट्स डिस्कवरी। ठीक है, कि किस तरह से कैम्ब्रिज एक्सपीडिशन ने डिस्कवरी की और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, टर्की तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आपको मिली है, उस चीज को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड देन द फिजिकल फीचर्स, and then the third most important thing, it is the phylogenetic debate. ठीक है, द डिबेट बिटवीन रामापिथिकस एंड शिवापिथिकस, कि शिवापिथिकस कई कहते हैं दैट इट इज द मेल मेंबर एंड रामापिथिकस शी इज द फीमेल मेंबर, एंड दोनों लोग जो है वो आर दे रिलेटेड विद द होमोजीनस और नॉट। ठीक है, या फिर ये जो है वो ओरंगटान के इंसेस्टर हैं। तो डिबेट गोज लाइक दिस। तो उस डिबेट को और उन डिबेट को लिखने वाले लोग कौन से हैं, उन चीजों को आपको अच्छे तरीके से डिस्कस करना है इस सवाल के अंदर। ठीक है, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों में से कोई एक चीज गायब हो जाती है तो ये सवाल हमें अधूरा लगता है। ठीक है, सिमिलरली रामापिथिकस इट हैज बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन एन नंबर ऑफ टाइम्स। हर एक दूसरे साल तीसरे साल रामापिथिकस या शिवापिथिकस पूछा जाता है। ठीक है, नहीं तो नर्मदा मैन पूछ लिया जाता है। तो आपको भी उसी तरह से चीजों को प्रिपेयर करना है। नर्मदा मैन प्रिपेयर करके जाइए, शिवापिथिकस प्रिपेयर करके जाइए, रामापिथिकस प्रिपेयर करके जाइए, और खास करके जो इनकी फाइलोजेनिक डिबेट्स हैं, क्या नर्मदा मैन होमो इरेक्टस है या नहीं है, नर्मदा मैन हाइडलबर्जेंसिस है या नहीं है, नर्मदा मैन होमोसेपियन है या नहीं है, नर्मदा मैन जो मल्टी लीनियल एवोल्यूशन या फिर जो मल्टी सेंट्रिक एवोल्यूशन की बात करते हैं तो नर्मदा मैन वहां पे कहां पे एग्जिस्ट करता है, नर्मदा मैन अंडमान जो आइलैंडर्स हैं उनका तो इंसेस्टर नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सिमिलरली रामापिथिकस की डिबेट्स हैं, तो उन चीजों को आप जरा देखिए। ठीक है, इन चीजों को आपको प्रिपेयर करके जाना है। देन मॉन खमेर लैंग्वेजेस। मॉन खमेर इट्स अ लिंग्विस्टिक फैमिली इन इंडिया, जो ज्यादातर इंडियन ट्राइबल्स के अंदर खास करके नॉर्थ ईस्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो मॉन खमेर लैंग्वेजेस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सब डिवीजन और मॉन खमेर लैंग्वेजेस को कौन कौन से जो ट्राइबल्स हैं वो बोलते हैं, कौन कौन सी ट्राइबल फैमिलीज के अंदर ये लैंग्वेज फैमिली एग्जिस्ट करती है, उसको आपने यहां पे डिस्कस करना है। दैट Robert Bruce Foote. Again, this question it was asked in 2016 in UPSC examination. वो पूछ लिया गया। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट का जो मद्रासियन कम्प्लेक्स है, दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी चीजें आप लिखते रहना, पढ़ाई कहाँ से हुई थी, कहाँ से आए थे, कहाँ को गए थे, जियोलॉजिस्ट थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपकी बातें हैं। ठीक है, ये किताब प्रिंट कर ली, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, दे आर दी पेरिफेरल कंसेप्ट। जो कोर कंसेप्ट हैं उनमें दो चीजें अहम हैं, दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज है कि उन्होंने मद्रासियन कम्प्लेक्स के ऊपर उनका काम क्या था। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो ये है दैट रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो इंडियन पेलियोलिथिक टाइमलाइन है उसको किस तरह से डिवाइड किया था। ठीक है, तो उन्होंने इंडियन पेलियोलिथिक का डिवीजन और इंडियन पेलियोलिथिक का जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर उन्होंने क्या काम किया था, कि क्या इंडियन पेलियोलिथिक के अंदर प्लूविएशन और ग्लेशिएशंस हैं या नहीं है, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, देन उसके बाद अगला सवाल है इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन द इंडियन सोसाइटी। अब देखो,
यहाँ पे बच्चे ये गलती करते हैं कि इंडियन सोसाइटी में सिर्फ वो आर्ट एंड कल्चर को लिख के आ जाते हैं, वो जो है वो टॉलरेंस की भावना को लिख के आ जाते हैं, वैल्यू सिस्टम को, एथिक्स को, इन सारी चीज़ों को लिख के आ जाते हैं। पहली सबसे बड़ी गलती, किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, किसी सोशोलॉजिस्ट का रेफरेंस ना देना। ठीक है, मैंने बहुत कम कॉपीज देखी हैं कि जिसके अंदर मुझे तारकचंद का सॉरी तारकचंद तारकचंद का जो है वो रेफरेंस मिलता है। दूसरी जो चीज है, बच्चे ट्राइबल्स को लिखना भूल जाते हैं कि ट्राइबल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है इंडियन बुद्धिज्म का। ठीक है, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों ने, बहुत कम बच्चों ने जो है वो नियो बुद्धिज्म के बारे में लिखा है। ठीक है, तो तीनों चीजें आपको जरूर लिखनी है। इंडियन सोशो एथिकल सिस्टम तो आपको लिखना ही लिखना है, बच्चे लिखते भी हैं, उसके अंदर रेफरेंसेस देके लिखना है। जो दूसरी चीज है, ट्राइबल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, एंड जो तीसरी चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नियो बुद्धिस्ट, वो किस तरह से इंडियन सोसाइटी में इवॉल्व करते हैं और इंडियन कास्ट सिस्टम को वो किस तरह से रीडिटरमाइन करते हैं या फिर रीडिफाइन करते हैं, वो आपको लिखना है। देन इंडियन मेसोलिथिक रॉक आर्ट। इंडियन मेसोलिथिक रॉक आर्ट, ये जो है वो यहाँ पे बच्चे अक्सर भीमबेटका लिखते हैं। भीमबेटका के अंदर राजस्थान में जो केव आर्ट मिला है वो भी लिखना है, और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कॉम्प्लेक्सेस। जो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स है, जो झारखंड के अंदर रॉक आर्ट मिला है और जो उत्तराखंड के अंदर रॉक आर्ट मिला है, वो इससे किस तरह से डिफरेंट है, ये भी इसके अंदर लिखना है आपको। ठीक है, एनीवेज, जब हम आगे चल के यहाँ पे पेपर को और ज्यादा डिस्कस करेंगे तो दोबारा फिर से जो है वो हम वी विल कंटिन्यू आवर फर्दर डिस्कशंस। देन उसके बाद बात आती है, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन नियोलिथिक एज एंड हाईलाइट द फाइंडिंग्स फ्रॉम द चिरंड एंड डियोजी हार्डिंग। ठीक है जी, तो बेसिकली इसके अंदर इंडियन नियोलिथिक एज क्या है, उसके सेलिएंट फीचर्स हमको लिखने हैं कि इंडियन नियोलिथिक, जैसे फॉर एग्जांपल द पॉटरी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन नियोलिथिक एज, और अलग अलग तरह की पॉटरी मिली थी। फिर उसके बाद जो टूल टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से चेंज हुई, जो बड़ी ग्राइंडिंग स्टोन्स हैं वो मिलने स्टार्ट हो गए, जो हाउसेज हैं, जो सेडेंटरी पैटर्न्स हैं वो और ज्यादा परमानेंट फीचर जो है वो हो गए। एंड देन उसके बाद जो है वो एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ, देखो एनिमल हस्बेंड्री इंडिया के अंदर अपर पेलियोलिथिक में शुरू हो जाती है, एनिमल डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के साथ साथ जो है वो आपके पास जो एक प्लांट डोमेस्टिकेशन है वो भी शुरू हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन नियोलिथिक। और इंडियन नियोलिथिक को हमने नदरन, नॉर्थ ईस्टर्न और सदर्न के अंदर डिवाइड किया है, और यहाँ पे हमें जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न जो नियोलिथिक साइट्स हैं या फिर नियोलिथिक के जो फीचर्स हैं वो हमको लिखने हैं, किस तरह से स्लिंग शॉट्स वगैरह वहां पे मिले हैं। ठीक है, तो किस तरह से आपके पास जो है ग्राइंडिंग स्टोन्स मिले हैं, किस तरह से जो वेपनरी है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो सारी चीजें जो है वो इसके अंदर लिखनी है हमें। देन, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है वो है डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सिर्फ ग्राइंडिंग स्टोन लिख के काम नहीं चल जाएगा, प्रॉपरली आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। देन द नेक्स्ट इज व्हाट इज पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुषार्थ इट इज एन इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंडियन वैल्यू सिस्टम, जो कि इंडियन जो भारतीय मानुष है, जो इंडियन मैन है, उसको ये बताता है दैट व्हाट आर योर ड्यूटीज। ठीक है, सो दैट इज व्हाट पुरुषार्थ इज। और उसके बाद इसका जो है रेलिवेंस लिखना था कि पुरुषार्थ का रेलिवेंस क्या है, कि ये जो है वो इंडियन एथिको सोशल सिस्टम है उसको अपहोल्ड करता है। किस तरह से अपहोल्ड करता है वो आपको जो है वो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में लिखना था, कि हमारे पास अभी भी बहुत लिमिटेड पुलिस फोर्स है, बट स्टिल जो क्राइम रेट है वो हमारी सोसाइटी में काफी कम रहता है। ठीक है, वो इसलिए है बिकॉज हमारे पास ऐसा एक वैल्यू सिस्टम है। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर लिखना है। यहाँ पे बच्चों ने क्या करा था कि पूरा का पूरा पुरुषार्थ से जो है वो चीजों को भर दिया, रेफरेंसेस भी पुरुषार्थ के दे दिए, फिर कहा कि इतनी सारी तो केस स्टडीज लिखी थी, हमारे नंबर नहीं आए। दिक्कत यही होती है कि क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ो पहले, फिर उसके बाद आपको लिखना है। डिस्क्राइब द हर्डल फेस्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एंड व्हाट स्टेप्स द गवर्नमेंट has taken to resolve them।
ठीक है, अगेन अ वेरी करंट अफेयर इंस्पायर्ड क्वेश्चन। भाई ये जम्मू कश्मीर की खास बात है, जम्मू कश्मीर पीसीएस की खास बात है कि एंथ्रोपोलॉजी के पेपर में करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली जो है वो सेवंते पाबो से सवाल पूछ लिया गया, हमने पेपर फर्स्ट के अंदर देखा। पेपर सेकंड के अंदर अगेन मुझे 2-3 सवाल हर साल, पिछले साल भी 2022 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, 21 के अंदर भी हमें ये मिला था दैट द क्वेश्चंस दैट वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द करंट अफेयर्स दे आर डायरेक्टली आस्क्ड। ठीक है, यूपीएससी के अंदर ये हालांकि थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर पीसीएस एग्जामिनेशन में ये मिलता है। सो अगेन फॉरेस्ट राइट एक्ट इन केरल, तेलंगाना एंड देन उसके बाद तमिलनाडु, इनके ट्राइबल्स और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके अंदर ज्यूरिसडिक्शन को लेके देयर वर सर्टेन कंफ्यूजन लास्ट ईयर, अभी भी बनी हुई है, उससे पहले भी बनी हुई थी। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ दिक्कतें थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो है वो अगेन जुडिशरी का सहारा कई ट्राइबल्स ने लिया है, कई गवर्नमेंट ने जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्रोएक्टिवली जो है वो इसके अंदर इंटरवीन करने की बात करी है। ठीक है, सो वही चीजें जो है वो आपको यहाँ पे लिखनी थी। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स? अब देखो देखो, सीधा जो है वो सवाल यूपीएससी लीला दुबे से पूछती है, मैट्रिलिनियरिटी एंड इस्लाम, वही सवाल यहाँ पे री इंटरप्रेट करके पूछ लिया गया दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एक्सप्लेन इट्स, आपके पास एक्सप्लेन इट्स डिफरेंस फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ द रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशंस। तो लीला दुबे का मानना है दैट इस्लाम इट हैज फेवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी और इट हैज गिवन मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू द इंडियन ट्राइबल्स। देखो, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर इस्लाम का इम्पैक्ट मिलता है दैट इज डिफरेंट, जो साउथ इंडिया और लक्षद्वीप के अंदर मिलता है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो वहां पे मिस्टिकल इस्लाम आया था, उसने अकॉर्डिंग टू लीला दुबे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी थी इंडियन विमेन को, और उसने इंडियन विमेन को बहुत इंस्पायर किया था, इन्फोर्स किया था इस्लाम ने। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम द स्टडी ऑफ लीला दुबे। देन एक्सप्लेन द डिफरेंस फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरह से, और यहाँ पे हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एग्जांपल लेना है कि किस तरह से जो इस्लामिक ट्राइब्स हैं जो लक्षद्वीप के अंदर हैं वो उन्होंने अपने कल्चर को प्रिजर्व किया है। ठीक है, और जो विमेन हैं उन्होंने भी अपनी ऑटोनॉमी को प्रिजर्व किया है। ठीक है, अगेन द रेफरेंसेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लीला दुबे। दूसरा जो है दैट इज किस तरह से रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशंस बाकी रिलीजन्स में जो है वो डिफरेंट हुई हैं। टेक द केस ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के अंदर हम ये देखते हैं दैट रिलीजियस और द कल्चरल असिमिलेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान रहा है, उनकी जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं वो चेंज हुई है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो दिस वाज द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन। देन डिस्कस द एल्विन्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द ट्राइबल कल्चर एंड इट्स रेलेवेंस इन द कंटेम्परेरी कंटेक्स्ट। ट्राइबल कल्चर्स के लिए उन्होंने 2 किताबें मेजरली लिखी हैं, एक तो जो है दैट इज द बायगास एंड द सेकंड वन दैट इज द फिलॉसफी ऑफ नेफा। तो इन दोनों किताबों के अंदर किस तरह से ट्राइबल्स की डेवलपमेंट की जा सकती है, उनका कल्चरल प्रिजर्वेशन करने साथ साथ, वही चीज को जो है वो इन्होंने डिस्कस किया है। देन उसके बाद इसका आज रिलेवेंस क्या है। आजकल ट्राइबल्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, डेप्थनेस की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर उनकी किताब द फिलॉसफी ऑफ नेफा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन, वो बात यहाँ पे लिखनी थी आपको। देन व्हाट आर द पीवीटीजीज। ठीक है, प्रिमिटिव जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो क्या हैं? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जिनकी पॉपुलेशन तेजी से डिक्रीज कर रही है, जिनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बाकी ट्राइबल से भी ज्यादा बैकवर्ड है, और जो बाकी ट्राइबल से भी ज्यादा आइसोलेटेड एरियाज के अंदर रहते हैं, एंड इवेंचुअली दे नीड आवर स्पेशल अटेंशन दैट इज नोन एज द पीवीटीजीज। ठीक है, तो उनको जो है वो हम सबसे ज्यादा वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर मानते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेटर अंडेमानीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनको जो है वो हम, एंड डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसकी जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें डिस्क्राइब करनी है। तो अगेन
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीवीटीजीज तो रट के जाने ही जाने हैं आपने, ठीक है। यूपीएससी में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी इंटरव्यूज जो एंथ्रो बच्चे लेते हैं, उनके इंटरव्यूज भरे होते हैं पीवीटीजी से। देन उसके बाद जो है व्हाट आर द कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो पीवीटीजीज को बनाते हैं, यही मैंने कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स अभी बताए, ठीक है। देन डिस्कस द और हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द इंडियन विलेजेस, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन बेसिकली ये हमें बताता है, अब देखो कई बच्चे क्या है कि लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सवाल को अच्छी तरह से घुनिए, सवाल को अच्छी तरह से पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है कि लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन का जो कंसेप्ट है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से बना रहा है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। सो हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द इंडियन विलेजेस। ये हमें इस तरह से समझाता है दैट इंडियन विलेजेस दे आर नॉट द आइसोलेटेड रिपब्लिक्स, ठीक है। जैसे कुछ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो है या फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने जो है वो बात कही थी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इंडियन विलेजेस दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्बन कल्चर्स एंड इवन द अर्बन सोसाइटीज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन विलेज कल्चर। तो इसी के साथ जो है वो आपके पास दो तरह की धाराएं चलती रहती हैं, वन इज यूनिवर्सलाइजेशन, अदर इज प्रोचलाइजेशन, ठीक है। तो वो चीज जो है वो यहां पे आपको लिखनी थी। देन एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्बन विलेजेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया। अब हो क्या रहा है दैट इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया दे आर बिकमिंग ओवर क्राउडेड। अगर सरकार यहां पे इंटरवेंशन नहीं करती है देन द अर्बन स्प्राउट्स आर देयर। अब आप अर्बन स्प्राउट्स भी नहीं बनने देना चाहते, तो होता क्या है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के आसपास जो छोटे छोटे विलेजेस हैं उनको डेवलप किया जाता है, और जो माइग्रेंट बाहर से आ रहे होते हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह होते हैं, तो वो वहां पे जो है वो सेटल हो जाते हैं। सो विलेज लाइफ अपना कुछ करेक्टर जो है वो बचा के रखती है, और अर्बन लाइफ का कोई करेक्टर जो है वो उससे इंस्पायर होके उन चीजों को अडॉप्ट कर लेती है, दैट इज द अर्बन विलेजेस, ठीक है। दिल्ली के आसपास ऐसे विलेजेस मिल जाएंगे, हौज खास माइट बी टेकन एज एन एग्जांपल, ठीक है, बड़ा खूबसूरत सा इलाका है। सिमिलरली चंडीगढ़ के आसपास जो है वो आप देख सकते हैं खरड़, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स। देन क्रिटिकली अगेन देन दिस इज अगेन अ यूपीएससी इंस्पायर्ड क्वेश्चन। ये यूपीएससी में ज्यों के त्यों भी आई थिंक 2020 में ये सवाल पूछ लिया गया था। क्रिटिकली कंपेयर द अफर्मेटिव एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। सो जो इंडिया के अंदर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, अब इसका मैं एसेंस बता देता हूं, जो पॉइंट बाय पॉइंट है दैट विल डिस्कस लेटर, ठीक है। सो यहाँ पे क्रिटिकली कंपेयर का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बताने बैठ जाना है, ये मतलब नहीं, सिंपल कंपैरिजन करना है। सवाल को अगेन होलिस्टिकली पढ़ोगे तो सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्रिटिकली कंपेयर द अफर्मेटिव एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अफर्मेटिव एक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट इज बेसिकली कि किस तरह से जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ट्राइबल्स हैं उनका असिमिलेशन करना है, उनको अपनी कल्चर के अंदर ढालना है। फॉर दैट असिमिलेटिव एक्शन यू हैव दिस affirmative action in the United States of America. On the other hand, the protective discrimination, it is on the philosophy of integration, कि जो ट्राइबल्स हैं उनको उन्हीं के कल्चर के हिसाब से डेवलप कीजिए, एंड व्हेन देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इट इज एलिवेटेड देन दे विल इंटीग्रेट विद द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस इन द एसेंस, ठीक है। अगेन वही सवाल, अब अगली बार सवाल पूछना हुआ इन्होंने तो ये पूछ लेंगे असिमिलेशन वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। यूपीएससी भी ऐसा करता है, चंद टॉपिक्स हैं उसी में से घुमा घुमा के सवाल बार बार पूछ लिए जाते हैं। कंसेप्ट समझ जाओ, चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। देन गांधी एंड ट्राइब्स, ठीक है। तो गांधी जी ने ट्राइब्स को जो है वो अगेन एक तरह से क्या कहते हैं हम, बैकवर्ड हिंदूज का जो है वो दर्जा दिया था। उन्होंने कहा था दैट द नेशनलिस्ट लीडर्स दे शुड वर्क इन द ट्राइबल्स, और किस तरह से
इन ट्राइबल्स को हम हिंदू फोल्ड के अंदर या फिर जो आपके पास मेन फोल्ड है सोसाइटी का उसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, असिमिलेट कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. सो दिस इज द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन. देन उसके बाद जो है रिना एंड रीबर्थ. रिना एंड रीबर्थ, अगेन एंड का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पहले रिना लिखोगे फिर उसके बाद रीबर्थ की बात की जाएगी. एंड का मतलब है कि रिना किस तरह से रीबर्थ की जो फिलॉसफी है उसको इन्फोर्स कर रहा है, वो आपको लिखना है. ठीक है, तो रिन अगर आप इस बर्थ के अंदर नहीं देते हो तो आपको अगला जन्म लेना पड़ता है एज पर द हिंदू फिलॉसफी, और आप जो है वो उस अगले बर्थ के अंदर जो है वो आप अपने रेनो का निवारण करते हो. ठीक है. देन उसके बाद बी एच बेडन पोवेल. बी एच बेडन पोवेल, ही वॉज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हु केम टू इंडिया, और इन्होंने जो रेवेन्यू सिस्टम है और रेवेन्यू सिस्टम की वजह से विलेज कल्चर्स किस तरह से चेंज कर रही हैं उनके ऊपर बात की है. बेसिकली इनका जो ज्यादातर काम है वो ये है कि बाहर वाली दुनिया को समझाया जाए दैट व्हाट इज द इंडियन विलेज. ठीक है, और इंडियन विलेज को समझाते समझाते जो पहली धारणाएं हेनरी मेन बना गए थे एक विलेज रिपब्लिक वाली, उस चीज को जो है वो इन्होंने खारिज किया है. फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि अपनी विलेज की जो है वो कल्चरल लाइफ होती है, और कल्चरल लाइफ के अंदर वो एग्रेरियन सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है, इस चीज को समझाया है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अंग्रेज रेवेन्यू सिस्टम्स लेके आए थे, परमानेंट सेटलमेंट, रायतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम, खास करके पंजाब के अंदर जो महलवाड़ी सिस्टम है, जब अंग्रेजों ने उस महलवाड़ी सिस्टम को डिटीरियोरेट किया था तो इवेंचुअली कितना हानि पहुंची वो जो है वो इन्होंने समझाया कल्चरल लाइफ को. अब देखो जियो पारसी स्कीम जो है इट वाज इन न्यूज पिछले साल, डायरेक्टली सवाल पूछ लिया पार्सीज इन इंडिया. ठीक है, तो अगेन माइनॉरिटीज के सेक्शन से ये सवाल जो है वो इंस्पायर्ड था, और अगेन इट वाज अ करंट अफेयर इंस्पायर्ड क्वेश्चन. तो पार्सीज इन इंडिया आपको बेसिकली लिखना है कि कहाँ कहाँ पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, and what are the major problems they are facing. These are two important things that you have to write. Then ethnoarchaeology. You have to define the ethnoarchaeology first. Archaeology क्या होती है कि जब आप मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स जो सोसाइटीज जा चुकी होती हैं उनके मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स को रीडिस्कवर करते हो, उनको री इन्वेस्टिगेट करते हो, दैट इज नोन एज आर्कियोलॉजी. एंड व्हाट इज एथनोआर्कियोलॉजी? जब उनके नॉन मटीरियल एस्पेक्ट को रीडिस्कवर करने की कोशिश की जाती है. ठीक है, कैसे किया जाता है, व्हाट इज मेथोडोलॉजी, वो ये सवाल है. ठीक है, तो इस चीज के ऊपर ये सवाल आपको लिखना है. देन द नेक्स्ट वन, critically explain the contemporary relevance of the McMurray conceptual categories to explain the civilization change in the Indian or the Indian culture or in India. ठीक है, आजकल इनकी जो कंसेप्चुअल कैटेगरीज हैं, लिटिल ग्रेट ट्रेडिशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन एंड प्रोचलाइजेशन. ठीक है, सो दीज आर द कंसेप्चुअल क्लैरिटीज. आप इन चीजों को किस तरह से आज देखते हो, क्रिटिकली एक्सप्लेन है क्वेश्चन. ठीक है, तो क्रिटिसिज्म करना है. मैकमैरट ने क्या कहा था कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसके अंदर इंडिजीनियसली विलेज कल्चर की जो वैल्यूज हैं वो अर्बन कल्चर के अंदर जाती रहती हैं, जो अर्बन कल्चर की वैल्यू है वो विलेज सिस्टम के अंदर आ जाती है, एंड दिस एक्सचेंज इट स्टार्ट्स. ठीक है, और जो आपके पास विलेज सिस्टम की वैल्यूज हैं कुछ ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास होली की वैल्यू, होली फेस्टिवल का इन्होंने एग्जांपल लिया. सो वो जब एलीट सिस्टम्स के पास चली जाती हैं दे बिकम यूनिवर्सलाइज्ड. ठीक है, और कुछ वैल्यूज, ऊपर वाली वैल्यूज जो है वो छोटे छोटे विलेजेस के अंदर ही रह जाती हैं. ठीक है, तो उनको इन्होंने कहा दैट इट इज द प्रोचलाइजेशन. लेकिन आजकल आपको क्या दिखाई दे रहा है? आजकल ग्लोबलाइजेशन के चलते आपको ये दिखाई दे रहा है, अकॉर्डिंग टू अर्जुन अपोदराय, दिस इज द कंसेप्ट. देखो यहां पे जेकेपीसीएस ने सवाल पूछा, ये वाला सवाल पूछा, यूपीएससी ने डायरेक्टली अर्जुन अपोदराय के ऊपर सवाल पूछ लिया. इसका क्रिटिसिज्म यू कैन डू मतलब बहुत एफिशिएंटली अर्जुन अपोदराय के कंसेप्ट से कर सकते हो. ठीक है, तो अर्जुन अपोदराय ने क्या कहा? अर्जुन अपोदराय कहते हैं कि आजकल ऐसा नहीं है, आजकल यूनिवर्सलाइजेशन और प्रोचलाइजेशन नहीं है, आजकल देयर इज होमोजेनाइजेशन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द मीडिया स्केप्स.
देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द एथनोस्केप्स, कि लोग जो जो वैल्यू सिस्टम उनको अच्छा लग रहा है उन वैल्यू सिस्टम को वो धारण करते जा रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से आज ये है रेलिवेंस इस चीज का। देन उसके बाद जो है डिस्क्राइब द जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस। 3 तरह का क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, सबसे पहला लगा लो और सबसे जो है वो सिंपलिस्टिक इनका था कि इन्होंने 3 तरह से जो है वो लैंग्वेजेस को डिवाइड कर दिया, इंडो आर्यन, द्राविडियन और दार्दिक। ठीक है, दार्दिक जो ट्राइबल्स बोल रहे हैं, और जो इंडो आर्यन हैं जो नॉर्थ इंडिया वाले बोल रहे हैं, जो आर्यंस बोल रहे हैं, और देन उसके बाद बात आती है द्राविडियन जो कि डार्क कंप्लेक्शन वाले साउथ इंडियंस बोल रहे हैं बस। ठीक है, तो बिल्कुल ही जो है फिर उसके बाद मुखर्जी, अगर आप लिखना चाहते हो कि मुखर्जी ने किस तरह से इसको 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन को 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो कि आजकल हम स्टडी भी करते हैं उसमें डिवाइड किया और इसको क्रिटिसाइज किया, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ पीसा एक्ट ऑफ 1996 एंड अटेम्प्ट अ कंपैरिजन विद द फीचर्स ऑफ द 6th शेड्यूल। ठीक है जी, तो ये आपको लिखना था कि आपके पास जो है वो पीसा के क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। यू कैन सिंपली राइट द सेलिएंट फीचर्स। ठीक है, जो कि पॉलिटी की किताब के अंदर भी पढ़ते हैं। खास करके जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज द पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। ठीक है, दैट द पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इट इज गिवन एंड इट, और वो हमने जो है वो इसको देने की कोशिश की है कि कोई भी डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर जो है वो ट्राइबल का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, देन किस तरह से आप इसको 6th शेड्यूल के साथ कंपेयर करते हो। 6th शेड्यूल में ऑटोनॉमी के ऊपर और कल्चरल प्रिजर्वेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान है। पीसा के अंदर ये ध्यान जरा सा डाइल्यूटेड लगता है। ठीक है, इसी के ऊपर जो है वो आपको, दिस इज द एसेंस, इसके ऊपर जो है वो आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, डिटेल्ड अभी हमारे पास टाइम नहीं है, डिटेल्ड डिस्कशन हम जो है वो आगे चल के करेंगे। देन उसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ आउटसाइड कंटेक्स्ट ऑन द कंटेक्ट ऑन द जारावास एंड द ग्रेट अंडेमानीज, और आप जो है वो क्या अप्रोच सेंटिनलीज के लिए प्रेफर करते हो। ठीक है, अगेन एंड अगेन द क्वेश्चन इट हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द करंट अफेयर्स। ठीक है, तो एग्जामिन करना है कि जारावास और ग्रेटर अंडेमानीज का जो बाहर के लोगों के साथ कांटेक्ट हुआ है उसके वजह से क्या चल रहा है। पहली चीज जो एक चीज उनके अंदर देखी जा रही है वो ये है दैट वो अपनी कल्चरल लाइफ को धीरे धीरे भूल रहे हैं। ठीक है, वो सर्विसेज सेक्टर के अंदर आ रहे हैं और आने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कल्चरल लाइफ को वो भूल रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो उनका पॉपुलेशन है वो भी तेजी से डिक्रीज कर रहा है। और सेंट्रलीज के लिए क्या करना चाहिए? सेंट्रलीज के लिए जो आइसोलेशन पॉलिसी है मेरे हिसाब से वो फॉलो करनी चाहिए, मेरे हिसाब से भी और बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हिसाब से भी। बिकॉज इतना ज़्यादा देर का हमारे पास गैप है दैट वी सिंपली कैन नॉट रिस्क द कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो ये जो है इस सवाल का सेंस होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन, द डिलिनिएट द कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स टू इंश्योर द ऑटोनॉमी टू द ट्राइब्स in the northeast and why are these safeguards important। ठीक है, तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स जो है वो लिए गए हैं। अगेन आप सिंपली उन कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स को जो 6 शेड्यूल वाले हैं उनको आप लिख सकते हैं। एंड ये सेफगार्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर द कल्चरल प्रिजर्वेशन, फॉर देयर इंटीग्रेशन इनटू द मेनलैंड इंडियन सोसाइटी। ठीक है, खास करके जो उनका लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन है उसके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन कमेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ द निग्रिटो एलिमेंट्स इन इंडियन पॉपुलेशन। अक्सर ये सवाल जो है वो इस तरह से पूछा जाता है, गुहा बनाम सरकार डिबेट, गुहा वर्सेस सरकार डिबेट और निग्रिटो डिबेट इन इंडिया और द प्रेजेंस ऑफ निग्रिटो एलिमेंट जैसे यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जैसे गुहा है, उनका मानना है कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द निग्रिटो एलिमेंट्स इन इंडिया, बट उन्होंने डिफरेंट तरीके से जो है वो निग्रिटो को क्लासिफाई किया है। मजूमदार और सरकार, इनका क्लासिफिकेशन जो है वो निग्रिटोज के प्रति डिफरेंट है। ठीक है, इनका मानना है कि जो अंडमान आइलैंडर्स हैं दे आर दी निग्रिटो,
स्टेन्स ऑफ इंडिया, निग्रिटो पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, जहाँ जो जिनके साथ पॉपुलेशन या फिर जिनके साथ पॉपुलेशन पूल जो है वो इंडिया का बना है। ऑन दी अदर हैंड गुहा जो है वो कहते हैं कि नहीं, ये निग्रिटो एलिमेंट्स नहीं है, द अंडेमानीज दे आर मच मोर प्रॉक्सिमेट टू दी मलायन पॉपुलेशन, और जो ऑस्ट्रियक स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसके साथ उनका जो कनेक्शन है वो ज़्यादा है। बट जो इंडियन मेनलैंड है, कदर्स वगैरह, ये जो ट्राइब्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग दी निग्रोटिक पॉपुलेशन, ठीक है। सो ये एक डिबेट है। आई होप आपको डिबेट पता होगी, अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे चल के इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो है डिस्क्राइब विद द सूटेबल फीचर्स द मेरिट एंड द डीमेरिट ऑफ द एथनिक आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। देखो, अब अगेन दिस क्वेश्चन इट हैज बीन इंस्पायर्ड बाय द recent policies in झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। तो अगेन जब वोट बैंक पॉलिटिक्स हुई थी तो ट्राइबल रिलीजन की बात की गई थी वहाँ पे। तो क्या पॉजिटिव है? पॉजिटिव ये है दैट उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो प्रिजर्व रहती है, उनकी लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन के लिए काम किया जाता है, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को किस तरह से डॉक्यूमेंट किया जा सके उसके लिए काम किया जाता है, उनके रिलीजन को, इंपॉर्टेंट, रिलीजन को मान्यता दी जाती है। देन इसकी खामियां क्या है? सो यू कैन गिव प्रोवाइड हियर द केस स्टडी ऑफ एल के मोपात्रा, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है दैट इसकी खामियां क्या है, व्हाट आर द डीमेरिट्स। डीमेरिट बेसिकली ये है दैट इट कैन लीड टू द कम्युनल क्लैशेस, ठीक है, जैसे हमें मणिपुर के अंदर दिखाई दिया, ठीक है। अगेन पॉलिटिक्स वाज इन्वॉल्व, ठीक है, और जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है तो जो आइसोलेशन ऑलरेडी ट्राइबल्स या फिर सस्पिशन ऑलरेडी जो ट्राइबल्स फेस कर रहे होते हैं उनको आग लग जाती है, ठीक है। तो वी सी द वायलेंस इन द सोसाइटी। देन द 8th B part, the tribal groups, they are particularly vulnerable to the bounded labor. Strict enforcement it is needed for the preservation of the exploitation, जैसे पहाड़िया वगैरह के अंदर दिखाई दे रहा है हमें। एंड इट दिस कंटेक्स्ट, इन दिस कंटेक्स्ट आना चाहिए, व्हाट आर द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो आपको लेजिस्लेटिव मेजर्स यहाँ पे लिखने हैं कि अलग अलग स्टेट्स ने कौन कौन से बाउंडेड लेबर को छुड़वाने के लिए एक्ट्स जो है वो प्रयोग किए हैं, ठीक है। सो वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। देन उसके बाद जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, गाइडलाइंस टू द अगेन a very current affair inspired question, guidelines to the NGOs, they have been criticized for interference or interfering into the developmental process of the tribal hinterland, comment on the role of the NGOs in the tribal development, ठीक है। तो रिसेंटली कुछ ट्राइब जो कुछ मिशनरीज हैं उनके पैसे को सरकार ने रोक लगा दी थी अंडर दी FCRA रेगुलेशन, ठीक है। और जो एक बात कही गई थी वो ये कही गई थी दैट दे आर हैविंग द फोर्स्ड कन्वर्जेंस, ठीक है। तो उसके ऊपर ये सवाल जो है वो पूछा गया है और बेसिकली हमें एक कमेंट करना है। कमेंट का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, कि ये जो NGOs हैं दे कम, जो कि मिशनरी फॉर्म के अंदर आते हैं और कई नॉन मिशनरी फॉर्म के अंदर भी आते हैं, रेड क्रॉस वगैरह वगैरह, उनका क्या योगदान रहा है ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अच्छा योगदान भी रहा है, ठीक है। तो उन्होंने स्कूल्स ओपन किए हैं, हॉस्पिटल्स ओपन किए हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे सरकार नहीं पहुँच सकती वहाँ पे NGOs पहुँच जाते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छा कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो कुछ ट्राइबल्स के अंदर हमें दिखाई देता है, जैसे नागाज वगैरह के अंदर, ठीक है, अपातनीस के अंदर ये दिखाई देता है। बट ऑन द अदर हैंड जब फोर्स्ड कन्वर्जेंस हमें दिखाई देती हैं तो उतना ही ज़्यादा कम्युनल टेंशन भी हमें दिखाई देता है, उतना ही ज़्यादा ट्राइबल जो है वो ऑटोनॉमी के ऊपर घात भी हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। सो इस तरह से चीज़ों को आपको लिखना है। सो वी हैव डिस्कस द पेपर सेकंड, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस में अगेन आई विल ट्राई टू डिस्कस एज एनालिटिकली और एज डीपली एज पॉसिबल,
ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को उठाया जाएगा और हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे।